नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल BPS गसनपुर। आज आपके सामने मुगल काल का एक बहुत ही महान शासक या फिर एक बादशाह की कहानी लेकर के आया हूँ, जिनके बारे में कहा जाता है कि अपने समय के अंदर इन्होंने स्थापत्य कला को बहुत ही महत्व दिया था। यानी कि जो आज का हमारा अध्याय रहने वाला है वह है शाहजहाँ। यानी कि शाहजहाँ के जो किस्से हैं वह दुनिया भर में फेमस है। तो आज देखते हैं जो दुनिया भर में फेमस है वो शाहजहाँ, इनका प्रारंभिक जीवन किस प्रकार से था, तो इसके बारे में यानी कि आज का हमारा अध्ययन का टॉपिक है शाहजहाँ। जो शाहजहाँ का शासन काल है, जो बादशाह के रूप में इनका कार्यकाल रहा है, वह लगभग रहा है 1628 ईस्वी से लेकर के यानी कि 1658 ईस्वी तक। कुछ बुक के अंदर आपको मिलेगा 1627 ईस्वी और कुछ के अंदर मिलेगा 1628 ईस्वी। इस 1627 और 1628 के अंदर क्या डिफरेंस है या क्या मतभेद है, तो इसके बारे में आज का हमारा इस वीडियो के अंदर टॉपिक रहेगा। यानी क्या मतभेद है, इसको किस प्रकार दूर किया जाए। चलो आज शुरू करते हैं वीडियो, यानी कि शाहजहाँ के बारे में। तो देखते हैं शाहजहाँ का परिचय। तो शाहजहाँ का जो जन्म है वह लगभग 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था। शाहजहाँ का जन्म यानी कि 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था। शाहजहाँ के बचपन का नाम शाहजहाँ नहीं था। शाहजहाँ के बचपन का नाम शाहजहाँ नहीं था, बचपन में इसका नाम था खुर्रम। खुर्रम खुर्रम से ये शाहजहाँ कैसे बनता है इसके बारे में आगे बताऊंगा। खुर्रम के जो पिताजी थे या फिर मुगल बादशाह थे वो थे जहांगीर। यानी कि जहांगीर जो बचपन में सलीम के नाम से पुकारे जाते थे। ठीक है, खुर्रम के पिताजी का नाम जहांगीर और माता का नाम जगत गुसाई था, जो कि एक राजपूत यानी क्षत्रियाणी थी। मोटा राम यानी कि राजा उदय सिंह की जो पुत्री थी जगत गुसाई, उसकी शादी जहांगीर से हुई थी और जहांगीर और जगत गुसाई से जो पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम है खुर्रम। क्या नाम है? खुर्रम, जो आगे जाके शाहजहाँ बनता है। अब ये खुर्रम शाहजहाँ किस प्रकार से बनता है, इसकी उपाधि जहांगीर के द्वारा यानी कि खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी गई थी। जब यानी कि लगभग 1623 ईस्वी की बात है, एक थोड़ी पहली बात है। तो यानी कि जो खुर्रम है इसे दक्षिण में विजय बयान के लिए भेजा गया। अहमदनगर पर जाकर के खुर्रम ने ही विजय प्राप्त की थी और इस खुशी में, इस उपलक्ष्य में जहांगीर के द्वारा खुर्रम को शाहजहाँ यानी कि सारी दुनिया का राजा बादशाह घोषित किया था, या फिर बादशाह की उपाधि जहांगीर ने शाहजहाँ को दी थी, खुर्रम को दी थी। आगे हम देखते हैं इसके अंदर जो इसका यानी कि शाहजहाँ का राज्याभिषेक वो कब होता है, वो होता है 24 फरवरी 1628 ईस्वी को आगरा के अंदर। अब वही बात आ गई, यहाँ पर तो लिखा है 1627 ईस्वी, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1628 ईस्वी। यानी कि राज्याभिषेक अगर इसका 24 फरवरी 1628 ईस्वी को हो रहा है तो इसका शासनकाल ही 1628 से शुरू होना चाहिए, लेकिन इधर 1627 लिखा है। तो इसके संदर्भ में क्या है मैं बता दूं आपको। तो जैसे 1627 ईस्वी के अंदर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद में इसके उत्तराधिकारी को किसे बनाया जाता है, तो कहा जाता है कि जो नूरजहां थी, नूरजहां जो जहांगीर का उत्तराधिकारी था वह किसे बनाना चाहती थी, वह यानी शहरयार को बनाना चाहती थी। लेकिन शहरयार उस वक्त लाहौर के अंदर था। पूरे वीडियो के अंदर हमने चर्चा की थी भी, जब खुसरो था, खुर्रम था, शहरयार था, परवेज था और एक पुत्री थी मेहरुनिसा की जिसका नाम है लाडली बेगम। तो जो लाडली बेगम है उसकी शादी तो शहरयार से हुई थी, लेकिन दूसरी ओर हम बात करें यानी कि खुर्रम की, तो खुर्रम की जो शादी है वह आसफ खां की पुत्री से, आसफ खां यानी कि जो मेहरुनिसा का भाई था उसकी पुत्री से। तो ये आसफ खां की जो सोच थी, जो शाहजहाँ खुर्रम है वह जहांगीर का उत्तराधिकारी बने। दूसरी ओर मेहरुनिसा की जो सोच थी, जो जहांगीर का उत्तराधिकारी यानी कि मेरा दामाद यानी कि शहरयार शासक बने। तो उस समय आगरा के अंदर ना ही यानी कि शहरयार मौजूद था और ना ही खुर्रम था। तो इस कारण से 4 माह के लिए उस समय में जो दरबार में मंत्री लोग, सामंत लोग थे, उन्होंने यानी दारा बख्श को उत्तराधिकारी बना दिया। जहांगीर का जो उत्तराधिकारी है वो 4 महीने की दारा बख्श को बनाया गया था। लेकिन उसके बाद में जैसे ही आसफ खान ने शाहजहाँ को मैसेज दिया भी आप आओ आगरा के अंदर, आपका राज्याभिषेक करके राजा बना दिया जाए, नहीं तो टाइम बीत जाएगा, आप लेट हो जाओगे। तभी शाहजहाँ ने पत्र लिख करके आसफ खान को आदेश दिया कि जितने भी राजकुमार हैं या फिर जितने भी जहांगीर के उत्तराधिकारी अपने आप को बनाना चाह रहे हैं, तो उन सभी को आप मार दो और मैं आगे के बाद में राजा बन जाऊंगा। तो शाहजहाँ के आदेशों की पालना करता है आसफ खान और सभी जो राजकुमार होते हैं या फिर जितने भी उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं उन सभी की हत्या यानी कि आगरा के अंदर आसफ खान के द्वारा कर दी जाती है।
फिर आकर के यानी कि शाहजहां आगरा के अंदर अपना 24 फरवरी को यानी कि 1628 में राज्याभिषेक करवा लेता है आगरा के अंदर, ठीक है। दूसरी ओर जब इस बात का यानी कि शहरयार को लाहौर में पता चलता है कि जहांगीर की मृत्यु होगी, तो वह अपने आप को वहां पर बादशाह घोषित कर देता है लाहौर के अंदर कि मैं बादशाह हूँ मुगल बादशाह। लेकिन जैसे उसको पता चलता है शाहजहां राजा बन गए, तो वह भी यानी कि धीरे धीरे दबाव में हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये थी यानी कि 1627 और 1628 के अंदर डिफरेंस की कहानी। आगे बात करते हैं। तो ये शाहजहां की पत्नी थी, उसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज महल के नाम से पुकारा जाता है। जो अर्जुमंद बानो बेगम थी, जो मुमताज महल थी, यह किसकी पुत्री थी? यह आसफ खान की पुत्री थी। यह किसकी पुत्री थी? आसफ खान की पुत्री थी, यानी कि मेहरुनिसा नूरजहां की भतीजी थी। और इससे यानी कि प्रभावित होकर के शाहजहां ने इसको मुमताज महल की उपाधि दी थी। मुमताज महल के बारे में आपने सुना होगा, किस्सा सुना होगा। कहा जाता है कि इसकी याद के अंदर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है? कहा जाता है कि लगभग 14 संतानों यानी कि जो अर्जुमंद बानो बेगम थी, जो मुमताज महल थी, कहते हैं इसने 14 संतानों को जन्म दिया था। जब 14वें संतान को जन्म दिया था ना, उस समय यानी कि प्रसव पीड़ा के दौरान मुमताज महल का निधन हो गया था, जब इसकी मृत्यु हो गई थी। इस बात से शाहजहां बड़ा चिंतित हुआ, या फिर क्योंकि उसका जो लगाव था मुमताज महल के प्रति बहुत ज़्यादा था, और उसकी मृत्यु के बाद में मुमताज महल की मृत्यु के बाद में शाहजहां भी बहुत ज़्यादा एक प्रकार का बोले तो आप मदिरा पान करने लग गया, या फिर वियोग में रहने लग गया, यानी काफ़ी कष्ट या पीड़ा में रहने लगे। लेकिन उसकी 14 संतानों में से 7 संतानों के बारे में काफ़ी चर्चित रूप से जिक्र होता है। वैसे मुमताज यानी कि महल की जो मृत्यु है वो 1631 ईस्वी के लगभग हुई थी। कब हुई थी? 1631 ईस्वी के लगभग हुई थी। 7 संतानों की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर जो पुत्र थे उसके, जिसमें दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा, यानी कि 4 इसके पुत्र हैं शाहजहां के, जिनके अंदर यानी कि उत्तराधिकारी का संघर्ष होता है। और इसके 3 पुत्रियों का भी जिक्र आता है, जिसमें जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा का भी जिक्र आता है। अब क्या देखिए, जैसे शाहजहां की मृत्यु होगी तो इन चारों ही पुत्रों के अंदर जो उत्तराधिकार का संघर्ष होता है, इसके अंदर इन लड़कियों का या फिर इनकी बहनों का योगदान होता है। तो दारा शिकोह होता है, इसकी सहायता करने के लिए इसकी बहन होती है, यानी कि दारा शिकोह के यानी कि समर्थन में होती है वो जहां आरा होती है। जहां आरा दारा शिकोह का समर्थन करती है। दूसरी औरंगजेब का रोशन आरा समर्थन करती है, और मुराद बख्श का जो समर्थन है गौहर आरा करती है। तो एक दूसरे का ये समर्थन करते हैं, यानी कि ये चाहती है ये राजा बने, ये चाहती है ये, और इसका समर्थन किसी ने नहीं किया। इसी के दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य ही प्रमुख रूप से उत्तराधिकारी का धर्मत का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये तो थे आगे। अब मैं बात करता हूँ यानी कि खुर्रम की या शाहजहां की। तो इसका प्रारंभिक जीवन किस प्रकार से रहा, यानी कि 1552 में जन्म हो गया, तो इसका प्रारंभिक जीवन किस प्रकार से रहा? क्योंकि 1611 ईस्वी के अंदर यानी कि जहांगीर राजा बनना, तो राजा बनते जहांगीर ने इसे यानी कि सूबेदार के रूप में काफी क्षेत्रों पर राजकुमार को भेजा। सबसे पहले मेवाड़ संधि की, इसे संधि की मेवाड़ से संधि की। मेवाड़ से संधि करना बहुत ही मुश्किल कार्य था, डिफिकल्ट कार्य था, लेकिन खुर्रम यानी शाहजहां ने इस कार्य को सफल कर दिया, और यानी कि राजपूतों से संधि करने के अंदर वो सफल रहा। दूसरी बात इसमें कर रहे हैं अहमदनगर पर विजय, यानी कि अहमदनगर दक्षिण भारत का एक बहुत ही महान साम्राज्य था। इस पर विजय प्राप्त करना किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। अहमदनगर में विजय प्राप्त करता करता अकबर भी चल बसा था, लेकिन इस अहमदनगर को फिर एक बार जीता था किसने? खुर्रम ने, शाहजहां ने जीता था। और इस अहमदनगर विजय से प्रभावित होकर के यानी कि खुर्रम को शाहजहां की उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई थी इस अहमदनगर विजय के बाद में। इसके बाद में बात करें 1623 ईस्वी में, तो यानी कि शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया 1623 ईस्वी के अंदर। क्यों विद्रोह कर दिया? क्योंकि मैं चाहता था मैं शासक बनूं। 1621 के अंदर ही शाहजहां ने अपने बड़े भाई खुसरो की भी जेल के अंदर हत्या करवा दी थी, क्योंकि वो उत्तराधिकारी यानी कि उसको खत्म करना चाहता और समय बढ़ना चाहता। 1623 के अंदर शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, लेकिन जहांगीर ने इस विद्रोह को दबा दिया, और आखिर में क्या हुआ? शाहजहां ने जहांगीर से माफी मांगी और यानी कि इनका सूबेदार बन के काम करने लग गया 1623 ईस्वी के अंदर। लेकिन अब क्या हुआ? लगभग 1623 ईस्वी के अंदर यानी कि मेवाड़ विजय संधि की, अहमदनगर की संधि की, और भी यानी कि इसके नेतृत्व करने की क्षमता से जहांगीर काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। शाहजहां यानी कि एक अच्छा शासक बन सकता है, और जहांगीर ने अपने जीतते ही अपना जो उत्तराधिकारी था वह शाहजहां को घोषित कर दिया था। लेकिन जैसे इस बात की भनक
मेहरुनिसा यानी नूरजहाँ को लगी तो वो इस बात से बड़ी चिंतित हुई भी, ये तो गलत हो गया, मैंने तो अपने दामाद यानी शहरयार को शासक बनाना था, उत्तराधिकारी बनाना था, लेकिन जहांगीर ने किससे बना दिया, खुर्रम को शाहजहां को बना दिया। तो इस बात से बहुत ज़्यादा वो चिंतित थी। लेकिन फिर भी यानी कि बाकी किस्सा मैंने बताया दिया है कि जहांगीर की मृत्यु के बाद में यानी कि बादशाह कौन बना, शाहजहां बना। आसफ खां को यानी कि अब क्या हुआ यहाँ पर आकर के, मैंने कहा ना भी जैसे शाहजहां ने आसफ खां को आदेश दिया कि आप राजकुमारों की मृत्यु करवा दो, तो लगभग आसफ खां ने जितने भी उसके यानी कि जहांगीर के उत्तराधिकारी थे उन सभी की मृत्यु करवा दी। और लगभग आगे 24 फरवरी यानी 1628 में आगरा में शाहजहां का राज्याभिषेक हो गया। इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, खुश हुआ शाहजहां कि देखो भी मेरे यानी कि ससुर ने, आसफ खां ने मेरे को यानी कि राजा बनाने के लिए क्या कुछ किया, बहुत यानी कि योगदान दिया। इस खुशी में आकर के शाहजहां ने अपने ससुर आसफ खां को 7000 का जात और सवार के बारे में हमने मुगल काल यानी कि अकबर की वीडियो के अंदर अध्ययन किया था। जात और सवार के यानी कि उसको मनसब दिया गया। इसके साथ साथ आसफ खां को वजीर भी बनाया गया। क्या बनाया गया? वजीर बनना छोटी बड़ी बात है, बहुत ही यानी कि राजा के बाद में अगर दूसरा पद कोई प्रशासन है प्रशासन का तो वह वजीर का है। तो आसफ खां को शाहजहां ने वजीर भी बनाया था। तो ये तो था इसका जाने के प्रारंभिक जीवन। अब आगे बात करते हैं 1628 में राजा बन गया। राजा बनते ही शाहजहां के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी, यानी कौन कौन से विद्रोह होते हैं, इसके बारे में आगे हम देखते हैं। तो प्रारंभिक विद्रोह की हम बात करें तो बुंदेलखंड का विद्रोह यानी कि 1628 से 35 ईस्वी तक हुआ। तो बुंदेलखंड का विद्रोह किस प्रकार से हुआ? तो जब जहांगीर शासक था ना, उस समय तो बुंदेलखंड के शासकों के साथ मुगल काल के शासकों की बहुत अच्छी बनती थी। यानी कि जो आपने नाम सुना होगा वीर सिंह बुंदेला और जहांगीर के मध्य बहुत ही ज़्यादा यानी स्नेह था। इसी कारण से अभी मैं पूरे वीडियो की ओर चले जाऊँगा या फिर इससे पूरे मैं बात करूँ इतिहास की, तो यानी कि अकबर के दरबार के अंदर एक राजकीय विवाह था अबुल फजल की जो हत्या है वह वीर सिंह बुंदेला ने की थी। क्यों की थी? क्योंकि जहांगीर अबुल फजल को पसंद नहीं करता था। जहांगीर के कहने पर ही वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की। मतलब कहने का कि बुंदेलखंड के साथ यानी कि जहांगीर का अच्छा संबंध था। लेकिन वीर सिंह बुंदेला की मृत्यु होगी, जहांगीर की मृत्यु होगी, उसके बाद में वीर सिंह बुंदेला का जो पुत्र है जुझार सिंह बुंदेला, उसने यानी कि मुगल शासकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह को यानी कि आखिर में जाकर के किसने दबाया? शाहजहां ने दबा लिया था और जुझार सिंह बुंदेला ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। दूसरा हम बात करें प्रारंभिक विद्रोह में तो खान जहां लोदी यानी कि अफगान सरदार था। अफगान सरदार यानी कि अगर मैं पीछे चला जाऊं यानी कि इब्राहिम लोदी, वो भी अफगान था। इसके बाद में धीरे धीरे अफगानों का पतन होना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी यानी कि अब तक ये खान जहां लोदी अफगान था, दक्षिण भारत के अंदर सूबेदार था। ठीक है, इसने भी वहां पर लगभग 1628 के अंदर मुगल सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और वहां से विद्रोह करता हुआ अहमदनगर चले गया और वहां पर जाके अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। लेकिन शाहजहां ने पहले अपनी सेना भेजी, इसके बाद में समय जाकर के यानी कि खान जहां लोदी का पतन कर दिया, उसकी हत्या कर दी, उसका पद करवा दिया। तो चलो जी, जुझार सिंह बुंदेला भी गया, ये भी गया। अब पुर्तगालियों का दमन। पुर्तगालियों ने लगभग यानी कि 1632 ईस्वी के आसपास भारत में यानी कि अपना जो कुकर्म था उसको करना शुरू कर दिया। यानी कि महिलाओं के साथ अमानवीय घटनाएं करने लगे, अत्याचार करने लगे, लोगों का शोषण करने लग गए और जबरदस्त उन्हें ईसाई बनाने लग गए, यानी कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लग गए। इस बात से शाहजहां बहुत ज़्यादा चिंतित हुआ और उसने जाकर के पुर्तगालियों का विद्रोह किया, उन्हें यानी कि दंडित किया और लगभग पुर्तगालियों को पराजित करने के बाद में हुगली नदी का जो आसपास का क्षेत्र था, इन सभी पर यानी कि शाहजहां ने अपना कब्जा स्थापित कर लिया और पुर्तगालियों को पराजित किया। अब इसके आगे हम बात करें सिख विद्रोह। तो यानी कि जिस सिख विद्रोह की जो स्थापना या जो सिख और मुगल संघर्ष और यानी कि जो जहांगीर ने शुरू किया था, यानी सिख धर्म में 5वें गुरु श्री अर्जन देव जी को यानी कि मृत्युदंड दिया था, उसके बाद में भी यानी कि मुगलों और सिखों के अंदर संघर्ष जारी रहा। अब क्या होता है यहाँ पर आकर के यानी कि सिख धर्म के गुरु श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी और शाहजहां के मध्य में यानी विवाद हो जाता है। विवाद का कारण कोई खास बड़ा नहीं, छोटा सा कारण है। कारण क्या है कि एक बार शाहजहां का जो यानी कि बाज जो इसका पक्षी था वह उड़ करके गुरु हरगोविंद सिंह जी के पास चला गया और शाहजहां ने उस
बाज को श्री गुरु हरगोविंद जी से वापस मांगा, लेकिन गुरु जी ने इस यानी कि बाज को देने से मना कर दिया। इस बात को लेकर भी यानी कि श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी और शाहजहां के मध्य संघर्ष रहा। इसके बाद में कहा जाता है कि मुगल सैनिकों के घोड़े कुछ डाकुओं ने लूट लिए और डाकुओं ने उन घोड़ों को जाकर के यानी श्री गुरु हरगोविंद जी को उपहार स्वरूप दे दिए और फिर भी यानी कि मुगल सेना ने उन घोड़ों को वापस मांगा तो गुरु जी ने ये घोड़े देने से मना इनकार कर दिया। तो इस कारण से यानी कि मुगल और सिख संघर्ष की जो शुरुआत यानी कि जो जहांगीर ने रखी थी वह शाहजहां तक भी चलती रही, वह आगे औरंगजेब तक भी चलती रहेगी, जिसके बारे में अगले वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। आगे हम बात करते हैं, तो ये तो था इसका प्रारंभिक विद्रोह। अब आगे हम बात करें साम्राज्य विस्तार की, तो यानी कि शाहजहां ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए क्या बयान किया। तो शाहजहां ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दक्षिण में बयान किया और उत्तर पश्चिम में भी बयान किया। पूर्व में हम देखेंगे नहीं, दक्षिण में कौन सा बयान किया, तो दक्षिण के अंदर इसके बयानों में आ जाता है अहमदनगर का विजय बयान। अहमदनगर के अंदर यानी कि वही वहां पर विद्रोह हुआ, वहां पर जाकर के यानी कि शाहजहां ने इस विद्रोह को दबा दिया और अहमदनगर पर संपूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली। आगे इसके अंदर हम देखेंगे लगभग 1636 में बीजापुर की संधि। बीजापुर के शासकों ने उस समय को स्वतंत्र शासन घोषित कर दिया, लेकिन शाहजहां ने वहां पर भी अपने सैनिक अभियान करके बीजापुर के शासकों को मुगल सत्ता स्वीकार करने के लिए या फिर उनसे संधि कर ली और मुगल वंश के यानी कि उन्होंने बीजापुर के सुल्तानों ने अधीनता स्वीकार कर ली। आगे इसी के अंदर है गोलकुंडा की संधि लगभग 1636 ईस्वी। तो गोलकुंडा के शासकों ने भी लगभग 1636 ईस्वी में मुगल सत्ता को यानी कि मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। लगभग 1636 ईस्वी के अंदर यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ जाती है हमारे सामने, नोट करने जो कि बात आ गई है कि गोलकुंडा की संधि से क्या कुछ प्राप्त हुआ। तो गोलकुंडा की संधि से यानी कि उस समय वहां का जो गवर्नर था, मुगलों का जो भेजा गवर्नर था, सूबेदार था, वह था मीर जुमला। मीर जुमला ने ही शाहजहां को कोहिनूर हीरा उपहार में दिया था। मीर जुमला यानी कि उसका नाम वैसे मोहम्मद सईद में मिलता है, मोहम्मद सईद या फिर मीर जुमला ने ही गोलकुंडा अभियान के दौरान शाहजहां को कोहिनूर हीरा दिया था। कोहिनूर हीरा यानी कि बहुत ही विश्व का नंबर 1 प्रसिद्ध हीरा है, यह गोलकुंडा के खानों से निकला था और आगे जाके शाहजहां ने इसी हीरे को तख्त ताउसेन का अपना जो मयूर सिंहासन है इसके अंदर भी जड़वा लिया था। तक आगे चल करके गोलकुंडा के यानी जो हीरा निकला है कोहिनूर, इसकी कहानी काफी लंबी है, ठीक है। तो ये हीरा यानी कि गोलकुंडा के खानों से निकला था। आगे हम बात करते हैं, ये था दक्षिण का बयान। आगे हम बात करते हैं कंधार बयान। कंधार वर्तमान में अफगानिस्तान का क्षेत्र है, पूर्व में ये बात का ही था, लेकिन शाहजहां के समय में ये यानी कि कंधार का जो क्षेत्र था ये फारस के लोग या फिर ईरान के लोग इनसे ले गए। ये क्या है इसके बारे में, तो यानी कि जो कंधार बयान है मुगलों और फारस के मध्य संघर्ष था। मुगलों एवं ईरानियों के मध्य, ईरान और फारस एक ही है, ईरान और फारस एक ही है, ईरानियों और मुगलों के मध्य कंधार को लेकर के संघर्ष निरंतर जारी रहे। कहा जाता है कि लगभग 1622 ईस्वी में कंधार पर फारस ने विजय प्राप्त कर ली। कंधार को जहांगीर से फारसियों ने जीत लिया, लेकिन 1628 में आकर के फिर पुणे जाने के शाहजहां ने फारसियों से या ईरानियों से कंधार को वापस जीत लिया, मुगल सत्ता में शामिल कर लिया। लगभग 1648 के अंदर आकर के फिर दोबारा यानी कि कंधार को फारसियों ने जीत लिया और इसके बाद में कभी भी दोबारा मुगल वंश के जो शासक आए उन्होंने कंधार को जीत नहीं सके, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए जो कंधार है फारस के पास चला गया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, यह था शाहजहां यानी जिसका शासनकाल 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी तक रहा है। इसके जो बचपन का नाम है वो खुर्रम है, पिता जहांगीर, माता जगत गोसाई और उपाधि शाहजहां की, पत्नी मुमताज महल, पुत्रों की बात करें दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श, ठीक है। उसके बाद ये साम्राज्य विस्तार है, ये प्रारंभिक बयान है। मेरे ख्याल से शाहजहां के संबंध में आज हमने प्रारंभिक उसके जीवन या परिचय के बारे में पढ़ा है। इसी के अंदर हमारा जो इसका शाहजहां पार्ट 2 आ रहा है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि शाहजहां ने किस प्रकार से स्थापत्य कला को आगे बढ़ावा दिया या किस प्रकार से उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को उसने सुदृढ़ किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर शाहजहां के बारे में और जानकारी चाहिए तो इसके लिए आपको यानी कि हमारा जब मुगल वंश के शासकों के बारे में जानकारी चाहिए तो इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमारा चैनल है बीपीएस कस्सिमपुर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है मुगल वंश से संबंधित आने वाली है और भी यानी विषय से संबंधित जो हमारी वीडियो आने वाली है इसका यानी कि नोटिफिकेशन या सूचना आपको समय समय पर उपलब्ध होती रहे, जिससे कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके या प्रदान हो सके। धन्यवाद।